साथियों, मैं रसल रघुवंशी स्वागत करता हूं आप सभी का गुफ्तगू विद रसल में। आज मेरे साथ एक मेहमान है इस कार्यक्रम में, जिनका नाम है अवनीश सिंह। इनके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा कि इन्होंने ग्रामीण स्तर से अपनी प्रारंभिक पढ़ाई +2 तक की। उसके बाद सिबली नेशनल कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन साइंस या विज्ञान स्ट्रीम से पूरा किया। उसके बाद काशी विद्यापीठ से पत्रकारिता कर अपना करियर पत्रकारिता में तलाश रहे हैं और लगातार इसमें सफल हैं। ईटीवी में इन्होंने लगभग 3 से 4 वर्षों तक कार्य किया और वर्तमान में क्या कर रहे हैं उससे जुड़ी ही बातें मैं चाहूँगा सर खुद बताएं। देखिए, पत्रकारिता में पेशा मैंने करियर चुना, मेरा रुझान पत्रकारिता के प्रति था बचपन से ही। जब थोड़ा पढ़ने लगे तो गांव में पेपर आता था तो बैठ के पेपर पढ़ना, उसका आर्टिकल पढ़ना, लेख पढ़ना, तो रुझान तो वहीं से रुचि बनने लगी। खबरों को देख के, खबरें दूसरों को पढ़ के। दरअसल मैं एक छोटा सा वाकया इसमें जोड़ना चाहता हूँ, बहुत रोचक है। मेरे एक काका जी थे जो पढ़े नहीं थे, लेकिन उनका रुझान खबरों के प्रति रहता था कि क्या चल रहा है देश में, समाज में, गाँव में। तो वो क्या करते थे, पेपर आता था तो बैठ के पढ़वाते थे। तो जब कक्षा 4-5 में थे तो हिंदी इतनी फ्लो में पढ़ लेते थे, तो उनको मैं खबरें सुनाता था पढ़ के। तो धीरे धीरे मेरा रुझान लगता था कि बड़े होकर हम भी खबर लिखेंगे, पत्रकारिता। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया, फिर लोगों को मैं रिपोर्टिंग करते देखता था तो लगता था कि हमको भी ऐसे करना है। तो फिर ग्रेजुएशन मैंने साइंस स्ट्रीम से की, क्योंकि आसपास आजमगढ़ ज़िले में पत्रकारिता का कोई ऐसा स्कोप नहीं था, नहीं कोई कॉलेज था। फिर किसी ने बताया कि वाराणसी से काशी विद्यापीठ या बीएचयू से आप कर सकते हैं। दरअसल बीएचयू में हिंदी पत्रकारिता थी जो कि प्रिंट मीडिया के लिए थी, और हमको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ रुझान था मेरा। तो काशी विद्यापीठ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पढ़ाई की। फिर दिल्ली गए, दिल्ली में कुछ दिन इंटर्नशिप की। फिर ईटीवी में एज ए बुलेटिन प्रोड्यूसर मैंने काम करना शुरू किया। ईटीवी में 3-4 साल काम करने के बाद फिर जम्मू कश्मीर में ग्राउंड रिपोर्ट कैसे क्या करनी है, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां जो बदल रही थी, आर्टिकल 370 को लेके जो नए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे थे, ऐसे में एक थिंक टैंक था जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र, उसके साथ मिलकर 3 साल काम करने का मुझे मौका मिला। और उसके साथ मिलकर मैंने 2 रिसर्च वर्क किया है और दोनों की किताबें पब्लिश भी हुई। और ग्राउंड में जम्मू में क्या है, कश्मीर में क्या है, लद्दाख में क्या है, इन सब चीज़ों को मैंने करीब से समझा। फिलहाल सोशल मीडिया पे एक्टिव कश्मीर की हो रही है, तो अगर कश्मीर की बात हो तो पूरे देश में एक अलग सा ही नैरेटिव, अलग सी सोच विकसित हो जाती है। पक्ष विपक्ष तरह तरह की बातें आती हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों को यदि इन किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो कृपा कर उन किताबों के नाम बता दीजिए जिसको आपने पब्लिश करवाया। एक 2 किताबें हैं। एक विलय की प्रक्रिया। दरअसल भारत में जम्मू कश्मीर छोड़ दिया, जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों में जम्मू कश्मीर को लेके अलग ही तरह के भ्रम की स्थिति उत्पन्न है कि विलय कैसे हुआ, हरी सिंह कौन थे, फारूक अब्दुल्ला क्या किए, माउंटबेटन का क्या रोल रहा, नेहरू का क्या रोल रहा, पटेल का क्या रोल रहा। इसको लेके एक अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन किया। वास्तविकता क्या है, इस पे लोगों को डॉक्यूमेंट के जरिए पता चले, उसको मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया। अलग अलग लाइब्रेरियों में जाके पुराने दस्तावेज निकाले गए, उस पर मैंने एक अच्छी किताब विलय की प्रक्रिया जो है उसको लिखा। कहने का मतलब है आपने एक संकलित रूप से सारगर्भिक तरीके से एक किताब के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि पूरी प्रक्रिया किस रास्तों से गुजरी कि जब जम्मू कश्मीर जैसा एक कन्फ्लिक्टेड जोन भारत को प्राप्त हुआ। सही है कि दरअसल क्या है कि जम्मू कश्मीर को लेके पूरे देश में जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न है, हमारा खुद का था और एनजीओ के साथ जब मिलकर काम कर रहे थे, तो इस भ्रम की स्थिति को तोड़ना ही मेरा रिसर्च वर्क यही था। जैसे आर्टिकल 370 को लेके पूरे देश में एक अलग नैरेटिव खड़ा हो गया था कि क्यों रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। 35A किसी को पता ही नहीं था कि 35A जैसा कोई प्रावधान है। हाँ, 35A जैसा कोई प्रावधान है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की 4 कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी हैं जो इतने बड़े पैमाने पर प्रभावित हैं। अब गोरखा का अधिकार नहीं है, वहाँ महिलाओं का अधिकार नहीं है, जो क्लास 4 स्वीपर हैं जो काम कर रहे हैं उनको कोई अधिकार नहीं मिला है। इस तरह से वेस्ट पाक रिफ्यूजी लाखों की संख्या में हैं जिनको न वोटिंग का अधिकार है, न उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है, न ही उनको शिक्षा क्षेत्र में। आप सोचिए कि पिछले हमारे संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं, एक शब्द में कहा जाए तो वहाँ सबके लिए नहीं लागू हैं। दरअसल छेड़छाड़ तो संविधान के साथ ही हुई। आर्टिकल 370 में जब 35A जोड़ा जाता है और राष्ट्रपति के आदेश के बिना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इसको जोड़ते हैं जम्मू कश्मीर के वहाँ के शेख के दबाव में, गलती तो वहीं से शुरू होती है। उसके बाद उसको कभी सुधारने के लिए कोई ठोस प्रयास किया ही नहीं जाता है। चाहे उसको वोट बैंक की राजनीति कह सकते हैं या एक अलग तरीके का लोगों का नज़रिया कह सकते हैं कि जो भी सत्ता में रहे,
चाहे कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, चाहे गठबंधन की 10 सालों में सरकार सत्ता में रही, उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि इस आर्टिकल की वजह से 35A की वजह से जम्मू कश्मीर में 4 कम्युनिटी लाखों की संख्या में बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही है। मेरा इससे जुड़ा हुआ है कि धारा 370 बिफोर आफ्टर 5 अगस्त, क्या परिवर्तन आपने देखा? पिछले आप 2 सालों से वहाँ काम कर रहे हैं, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया वहाँ पर 370 को हटे हुए, तो ऐसी कौन सी सकारात्मक बातें वहाँ पर आप नज़र आपको आ रही हैं जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि यह फैसला सही था? देखिए, यही विषय मैं चाहता था कि ये विषय आना चाहिए, ये विषय आना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए। मेरा बार बार जो अभी 35A कह रहे हैं, 370 को जो प्रभावी बनाता है वो 35A है। तो मूल जो है 35A के हटने से जो प्रभाव पड़ा है वो बता रहे हैं। जैसे गोरखा कम्युनिटी थी, गोरखा कम्युनिटी लाखों की संख्या में जम्मू में पाई जाती है, उनको संविधान में प्रदत्त अधिकार जो जम्मू कश्मीर में है, उनके बेटों को ये अधिकार नहीं था कि वो आरक्षण के शिक्षा में आरक्षण उनको मिले, नौकरी में आरक्षण मिले, वोट देने का मताधिकार मिले। ऐसे करके 4 कम्युनिटी वहाँ पे हैं, गोरखा है, वेस्ट पाक रिफ्यूजी हैं, महिलाओं को है, महिलाओं का अब तक अधिकार। मतलब मैं अपने दर्शकों को अपने शब्दों में साधारण भाषा में बताना चाहूँगा कि जैसे आपका बल्ब होता है, LED होता है, तो 335A जो है होल्डर का काम करता है और LED बल्ब जो है 370 है। आप सही, एकदम क्योंकि हमारे दर्शक इस वर्ग से आते हैं कि हर बात को थोड़ा जटिलता समझ नहीं पाते हैं, तो मैं चाहूँगा आप सोच से सिंपलीफाई करें। सामान्य तरीके से समझा रहे हैं। जैसे पिछले 4 दशक से झाड़ू लगाने वाले का बेटा जो तीसरी पीढ़ी है, आज भी वो झाड़ू लगाने के लिए मजबूर थी 370 हट के पहले, क्योंकि उनको न ही वहाँ ज़मीन लेने का अधिकार मिला था, न ही वो सरकारी कॉलेज में अपना दाखिला ले सकते थे, न ही उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। अगर वो कहीं से पढ़ाई कर भी लिए तो वो सरकारी नौकरियों के लिए अपना फॉर्म भरने जाते थे तो उस पर PRC मांगा जाता था और वो PRC तक उनको नहीं था, इस वजह से उनको वहाँ से भी छांट दिया जाता था। अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और मैं पूछूंगा, इस विषय का अंतिम प्रश्न होगा, फिर हमें अन्य विषयों पर भी जाना है। प्रश्न मेरा यह है कि जब मैंने उस समय जब धारा 370 हटाई गई थी, उसके कुछ दिन बाद मैंने वहाँ के उपराज्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट देखा था कि 50,000 नौकरियाँ हम 1 साल के अंदर वहाँ की युवाओं को दे देंगे। उस विषय में क्या प्रगति हो रही है, मैं चाहूँगा मैं दर्शकों को आप सही है। राजनीतिक 370 के बाद राजनीतिक उथल पथल हुई है, कई दिनों तक इंटरनेट कनेक्शन बंद रहा, कई अलगाववादी नेता जो हैं वो अंडरग्राउंड किए गए, फिर राज्यपाल वहाँ पे नए राज्यपाल नियुक्त होके गए हैं, उत्तर प्रदेश से ही राज्यपाल गए हैं सिन्हा जी, काफ़ी हाँ, उसके बाद से धीरे धीरे चीज़ें प्रभावी की जा रही हैं वहाँ पे। तो कहने रोजगार, मैं कम से कम शब्दों में आपकी बात समेटना चाहता हूँ कि सरकार वास्तव में उस 50,000 को लेकर सीरियस है या फिर कहना नहीं चाहिए? नहीं, जुमला वाली बात आ जाती जुमले है। की बात आप बिल्कुल सही है। दरअसल कॉन्सेप्ट क्लियर ये होना चाहिए कि अभी तक जब बात होती थी जम्मू कश्मीर की, तो सिर्फ कश्मीर और कश्मीर के 2-4 जिलों तक की ही बात होती थी और उनके प्रतिनिधित्व करने वाले जो 2-4 अलगाववादी नेता थे, हाँ, अलगाववादी नेता थे, वही टीवी चैनलों के डिबेट में दिखते थे। आप कभी लद्दाख के बारे में नहीं आप ध्यान दिए होंगे, जबकि जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल जितना उससे ज़्यादा लद्दाख का है और जम्मू का क्षेत्रफल भी उससे ज़्यादा है। कश्मीर घाटी की ही बात होती थी। क्या जम्मू के प्रतिनिधित्व कभी आप टीवी चैनल पे डिबेट में देखे हैं? नहीं। क्या उनके मताधिकार की बात नहीं होती है? तो ऐसे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब यूटी बनता है तो सबके अधिकार मिलते हैं धीरे धीरे। जो जम्मू कश्मीर था वो सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक हो गया था, बाकी चीज़ें पेरीफेरी में थी और एक तरीके सेंट्रल जो था जिसकी जनसंख्या लगभग 35 या 30 लाख के आसपास है, हाँ। और बाकी जो जनसंख्या वहाँ की रह रही लगभग 1.5 करोड़ में 30 लाख के ऊपर सारा फोकस था और बाकी जो आपकी जनसंख्या 1 करोड़ 20 लाख पड़ रही है उस पर लोग नजरिया नहीं थी। आप खुद सोचिए कि जब जम्मू कश्मीर की बात होती थी, लद्दाख कभी भारत के मानचित्र में बस केवल दिखता था, लद्दाख का प्रतिनिधित्व ग्राउंड पे कभी नहीं दिखा। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं इसलिए आपको पता था कि लद्दाख कहाँ दिखता है। एक आम शहरी को, एक आम हिंदुस्तानी को यह भी नहीं पता था आखिर लद्दाख कश्मीर में एग्जिस्ट कहाँ हाँ, जबकि उसके क्षेत्रफल ज़्यादा है, उसके संसाधन भी वहाँ ज़्यादा है, नैसर्गिक सुंदरता भी लद्दाख की आप देख सकते हैं, स्ट्रेटजिकल सबसे ज़्यादा है। उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए, चाहे जम्मू की बात, आप जम्मू देखिए, जम्मू का मतलब क्या, वैष्णो देवी जाना आना लोग जम्मू उतना ही समझते थे कि कश्मीर, जबकि घाटी अलग उसका बनावट है, जम्मू का अलग है, लद्दाख का अलग है। तो यूटी बनने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा, यूटी बनने के बाद थोड़ा बहुत विकास की संभावनाएं बन रही हैं वहाँ। रूप से भी देखी जाए, सांस्कृतिक रूप से देखी जाए, धार्मिक रूप से देखी जाए, तो तीनों क्षेत्र जो है बिल्कुल एक दूसरे डिफरेंट है। हाँ, उसमें एक सामरिक रूप भी जोड़ सकते हैं कि सामरिक रूप से भी देखा जाए तो अलग अलग तीनों की स्ट्रक्चर, अलग अलग चीजें वहाँ पे हैं। थोड़ा सा हम अगले विषय की तरफ बढ़ना चाहेंगे क्योंकि आप ABVP से जुड़े हुए हैं और संघ में भी आपने कई OTC वगैरह कर रखी है। तो एक जो हिंदुत्व का चेहरा प्रेजेंट किया जाता है
आरएसएस की तरफ से, और जिसको एक आम आदमी समझ नहीं पाता है, इनकाउंटर करता है कि ये चीज़ें हिंदुत्ववाद या हिंदू राष्ट्र, ये सब जो बातें होती हैं, मैं चाहूँगा हिंदुत्व को आपके परिभाषा या आपके विचारधारा के साथ क्या क्या देखिए, जाए। मेरा कहना है, संघ का कहना क्या है, मेरा कहना क्या है, कुछ चीज़ें मैंने भी उनसे सीखी हैं, कुछ किताबों से पढ़ी हैं, कुछ धरातल पे रह के लोगों के बीच में रह के मैंने जाना है, आप जैसे मित्रों के साथ रहते हुए। देखिए, हिंदुत्व तो क्या है, एक जीवन पद्धति है। अगर इसको किसी और कट्टरता से जोड़ेंगे तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सहिष्णु समाज ये रहा है, उदार समाज रहा है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई कथा पूजन आयोजन होता है तो हम क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। उसके अलावा आप सोचिए कि जब हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हम तो पूरे वसुधैव कुटुम्बकम की बात करने वाले हैं। तो हिंदू तो वही है जो पूरे वसुधैव कुटुम्बकम की बात कर रहा है, सहिष्णु है, लोगों को उस नज़रिए से देख रहा है कि सबके विकास हों। भाई मतलब एक लाइन में कहा जाए कि वैश्विक या सार्वभौमिक कल्याण की जो एक विचारधारा है, वो कहीं न कहीं हिंदुत्व की मूल आत्मा है। भाई वसुधैव कुटुम्बकम की बात हम करते हैं तो पूरे विश्व को साथ लेके चलने की बात हम करते हैं। हमारे अंदर कभी विश्व गुरु रहे हम, तो ऐसे ही संघ के कार्यकर्ता के रूप में, चूंकि कहीं कहीं जो मातृ संगठन है आपका आरएसएस ही है, राष्ट्रीय स्वयं संघ ही है, उसके माध्यम से ऐसी कौन सी बातें आपने सीखी हैं जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि जो उनके अंदर किसी भी प्रकार का यदि 1% भी उनके मन में कोई शंका हो, कोई समस्या हो, तो वो दूर हो सके। देखिए, संघ हमेशा उनकी शाखाओं में जो चीज़ें सिखाई जाती है, संघ को समझने के लिए शाखा में जाना पड़ता है, ये तो तय है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि संघ भी ये कहता है, मेरा व्यक्तिगत कहना है कि संघ को समझने के लिए व्यक्ति को शाखा में जाना पड़ेगा। शाखा जो 45 मिनट 40 मिनट की वो चलती है, उसमें कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो आप लोगों से बातचीत में नहीं कह सकते, वो लोग शाखा में जाके सुन सकते हैं। संघ हमेशा सामाजिक समरसता की बात करता है। सामाजिक समरसता की मतलब कि समाज में जितने भी वर्ग हों, जाति हों, सबको साथ लेके चलने की बात करता है, साथ लेके आगे बढ़ने की बात करता है, चाहे वो वाल्मीकि समाज का हो, चाहे कोई किसी समाज का हो। आप देखिए, जातिगत चीज़ों से दूर संघ हमेशा रहता है। आप एक दूसरे को वहाँ बुलाते भी हैं शाखा में, तो छोटा बालक भी होगा, चाहे प्रांत का कोई अधिकारी आ जाए तो जी लगा के रसल जी, हाँ रसल जी, हाँ, मैंने खुद अनुभव किया ये चीज़ें। जब शाखा में जाने वाले 8 से 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे जो हैं, वो जो शाखा में आते थे और उनके साथ के ग्रुप के जो लड़के रहते थे, उनके बीच जब आपस में बात होती थी तो उनको लगता था कि हम घर पे हमको कैसे बुलाया जाता है, यहाँ शाखा में आते ही इतने सम्मान के साथ बुलाया जाता है। वो खुद अपने आप परिवर्तन वो देखते थे। वो आपका अनुभव रहा। एक मैं सैद्धांतिक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो हम भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, और साथ ही साथ कुछ लोग, कितनी सच बातें हैं कितनी झूठी बातें हैं, मैं उसकी ना तो गारंटी ले रहा हूं और ना ही मेरे द्वारा कोई अनुभव प्राप्त किया गया है, जो एंटी मुस्लिम चेहरा एक संघ का पेश किया जाता है। मुस्लिमों को एक तरीके से भय पैदा किया जाता है कि संघ में हिंदुत्व की बातें चलती हैं, एंटी मुस्लिम एजेंडे वहाँ सेट किए जाते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है सैद्धांतिक रूप से? सैद्धांतिक देखिए, संघ के किसी अखिल भारतीय अधिकारी का बयान, कोई अभी कभी ऐसा बयान आया ही नहीं कि जिसके द्वारा आप उनके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व मतलब क्या, पहले तो हमको वही समझना चाहिए। तो संघ को आप आसानी समझ सकते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता हो, प्रातः स्मरणीय, जिसके पूरे समाज के हर अलग अलग व्यक्तित्व हों। आप संघ के प्रातः स्मरण जो होता है उसमें देखिए कि कम से कम सैकड़ों ऐसे देवी देवता महापुरुष, अब नहीं, वो शुरू से ही शामिल थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो शुरू से ही शामिल था। तो मेरा साफ कहना है कि संघ हिंदुत्व का चेहरा कोई ऐसा नहीं है। हिंदुत्व माने क्या, अगर इसको आप समझ लिए तो संघ को आप समझ सकते हैं। सामान्य भाषा में जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से, कि हिंदुत्व कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे डरा जाए, बल्कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है जिसको अपनाया जाए, और इसका धर्म से, किसी विशिष्ट विचारधारा से, किसी विशिष्ट पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। मतलब एक रोचक बात बताएं, संघ का ही एक अनुसांगिक संगठन है मुस्लिम मंच, माननीय राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, माननीय इंद्रेश जी उसके प्रमुख हैं। उसके माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के बीच बहुत काम हो रहे हैं। आप सोचिए कि अगर ऐसा संघ के ऊपर ऐसा ठप्पा लगा रहता है हिंदुत्व का, तो आज संघ की शाखाएं कश्मीर में भी हैं। सेवा भारती के जरिए कश्मीर के अलग अलग स्कूलों में, जगह जगह अलग अलग जिलों में सेवा भारती की टीम वहाँ जाती है, काम करती है, लंबे समय से काम कर रही है। पीछे 2-4 साल पहले जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी, तो मस्जिदों से, आपको हैरत होगी, मस्जिदों से ऐलान किया गया कि सेवा भारती की टीम जहाँ जहाँ जा रही है उनके आप सहयोग करिए, ये आपकी सेवा करने के लिए लोग आ रहे हैं। तो आप कहाँ से इसको चेहरा, आप कश्मीर में चेहरा देख के तो किसी की मत नहीं। केरल में अगर एबीवीपी के लोग जा रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा हत्याएं केरल पश्चिम बंगाल में होती हैं भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं की, एबीवीपी कार्यकर्ताओं की, लेकिन चेहरा देख के किसी की मदद तो नहीं करता संघ ना। संघ तो सबके लिए खड़ा होता है।
तो कहने मतलब ये एक ऐसा समाज सेवी सांस्कृतिक संगठन है जिसका प्रयास होता है कि राष्ट्रीय आत्मा, राष्ट्रीय शुचिता, संस्कृति एक साथ मिलकर के आगे बढ़े, बिल्कुल, और अंततः यह देश आगे बढ़े। देश, बाकी चीजें जो हैं वो अलग वही हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में काम करने वाला संगठन तो है ही ये सब। 1925 से चलता चला आ रहा है, अनवरत चला आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कुछ राजनीतिक विद्वेष के कारण या उससे जुड़े कुछ ऐसे पहलू, एक दो पहलू सामने आए जिसको लेके संघ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, लेकिन उसमें भी क्लीन चिट मिल चुकी है लोगों को। जिन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए वो सवालों के घेरे में खुद आप हैं। का भी लोग आरोप लगाते हैं गांधी जी का। हाँ, वही कह रहे हैं, गोडसे के बहाने आप संघ को बदनाम नहीं कर सकते ना, गोडसे के बहाने सावरकर के व्यक्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। लोगों, आपने कहा कि मैंने कई जगह आपको क्लिप में देखा है, कई वीडियो टीवी चैनल पे आपको देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसमें आपने सावरकर के बारे में कई बातें कही। मैं चाहूँगा कृपा करिए मेरे दर्शकों को क्लियर करें। मेरा साफ कहना है कि जब राजनीतिक विद्वेष से परे हट के हम गांधी, गोडसे, सावरकर की बात करेंगे तो हम साफ देखेंगे कि जो गोडसे का मार्ग था वो सावरकर का मार्ग कभी हो ही नहीं सकता। सावरकर ने राष्ट्र समाज के लिए जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया। उनकी किताबें हैं, मौलिक किताबें हैं, और आप गोडसे के बहाने सावरकर के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। गोडसे ने जो किया उसकी सज़ा उसको मिली, गोडसे ने जो किया उसकी सज़ा उसको मिली, लेकिन आप गोडसे के बहाने संघ और सावरकर को नहीं घेर सकते हैं। आजीवन कारावास की सज़ा पा रहे थे सावरकर देश को बचाने के लिए। दो बार आज तक भारतीय इतिहास में कभी ऐसा हुआ है, आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा किसको हुई है? 100 साल 150 साल तक लगभग। वही कह रहे हैं ना कि वो सज़ा आजीवन 2 बार, इतने सहमत। लोग सावरकर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं माफ़ीनामे को लेके। ये सवाल मैं खुद ही जोड़ देता हूँ, माफ़ीनामे को लेके कि अंग्रेजों के से माफ़ी मांग के, सामने भी आया कई बार। लेकिन उस समय जो परिस्थिति थी, उस परिस्थितियों के आधार पे अगर आंदोलन को चलाना है, देश की आज़ादी में सहभागिता अपनी निभानी थी, तो ग्राउंड पे रह के काम करना था, इसलिए वो करना पड़ा उनको। और वो राजनीतिक माफ़ीनामा था, केवल सावरकर ने ही नहीं, कांग्रेस के कई नेताओं का आप उठा के देखेंगे, सेम वही हलफनामा राजनीतिक रहता है। वो एक आदमी, मेरा अपना मानना है कि एक आदमी 50 साल तक जेल में रह के सड़े, उससे बेहतर है कोई ऐसा रास्ता निकाल दे जिसे वो बाहर आकर के सक्रिय जीवन में योगदान दे करके अपनी उपयोगिता, अपनी उपादेयता सिद्ध करें। देखिए, राजनीतिक अगर लड़ाई आप लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आपको जमीन पे आना पड़ेगा आंदोलन करने के लिए। आप किसी मांग को मंगवाने के लिए जेल भरो आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आजीवन जेल में रहेंगे तो आंदोलन आपका फीका पड़ जाएगा। तो वही स्थिति उनकी रही है सावरकर के साथ भी। मेरे दर्शकों, मूल होता है कि आपका जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना है। उसके लिए जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़े, चाहे भगत सिंह की तरह फांसी पर चढ़ना पड़े, चाहे गांधी जी की तरह आपको लगातार अनवरत आमरण अनशन करना पड़े, लेकिन उद्देश्य पीछे नहीं हटना चाहिए। सही। इसी चीज़ से मैं अगर आप जोड़ सकते हैं तो आप, अगर यह बात सत्य है तो आप इनके राजनीतिक माफ़ीनामे को भी जोड़ सकते हैं कि उद्देश्य पवित्र था, रास्ते में चलने के लिए कांटों का भी सामना करना पड़ता है। अब अगले विषय पर हम आएंगे, एक विषय जो कि इस पूरी धरती से जुड़ा हुआ है, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, एक इन्वायरमेंट है। क्योंकि आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, कई विचारधारा, कई संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आज वर्तमान के राजनीतिक परिदृश्य में आप इन्वायरमेंट के एजेंडे को कहाँ पाते हैं? देखिए, कोविड-19 आने के बाद लोगों को खुद ही जागरूकता, लोगों के अंदर ये इस बात का एहसास होने लगा कि हमने प्रकृति का कितना नुकसान किया, प्रकृति के साथ कितनी छेड़छाड़ की है, ये पिछले 6 महीने में लोगों ने खुद भुगता है। आज आप जहाँ हम लोग बैठे हैं, चारों तरफ हरियाली दिख रही है, यही हम दिल्ली में थे। आज कुछ दिन पहले दिल्ली में थे। दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन की स्थिति गंभीर थी। तो यहाँ चारों तरफ आपको हरियाली दिख रही, पेड़ हैं, गांव की तरफ आप मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। लोग भी, ऐसा नहीं, लोगों के अंदर भी जागरूकता आ रही है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पर्यावरण, प्रकृति से अगर छेड़छाड़ करेंगे, संतुलन बना के नहीं चलेंगे, तो कोविड-19 से भी भयंकर चीज़ें आपके जीवन में। कोविड-19 तो अगर कहा जाए तो एक ट्रेलर मात्र है। हाँ, वही कह रहे हैं ना कि प्रकृति से अगर छेड़छाड़ होती है, संतुलन नहीं बनाते हैं, तो केवल कोविड क्या, कई ऐसी भयानक बीमारियां आ सकती हैं, कई ऐसी चीज़ें आपके सामने देखने को मिल सकती हैं जो निश्चित रूप से हमको अपने हाथ में, हमारे हाथ में, कि हम इससे बच सकते हैं। आज हम वृक्ष लगाते हैं, आज हम ऐसी कई चीज़ें करते हैं जो समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ करके जाएं। ये अपने मन में एक संकल्प लेना चाहिए लोगों को कि हम आज 10 वृक्ष लगाते हैं तो हमारी 10 साल बाद, 20 साल बाद व्यक्तिगत स्तर पे प्रयास की जा सकती है। इसके अलावा मैं दर्शकों को एक बहुत ही सस्ती और बहुत आसान टिप बताना चाहूँगा, आप पॉलीथीन का प्रयोग कम कर दीजिए। जैसा कि मैं अपने वीडियो में भी इन्वायरमेंट का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें इस चीज़ को मेंशन किया था कि आप व्यक्तिगत स्तर पर बहुत छोटे छोटे स्टेप करते हुए भी बहुत बड़े काम कर दीजिए। दूसरा एक मैं सुझाव देता हूँ कि व्यक्तिगत मैं भी करना चाहता हूँ, पिछले 1-2 सालों से मैं कोशिश करता हूँ कि यही करूँ।
कई मंचों पे, राजनीतिक मंचों पे भी मेरा जाना होता है, संगठन के काम में भी जाना होता है। मैंने एक नई परंपरा शुरू की है। वो परंपरा ये कि पहले जो पुष्पगुच्छ दिए जाते थे उसकी जगह मैंने छोटे गमले में तुलसी के पौधे देना मैंने भी शुरू कई किया। जगह इसको देखा हाँ, तो मैंने एक परंपरा शुरू की कि छोटे, या तो किताबों के सेट पहले दिए जाते थे, उसके बाद मेरा भी इन्वायरमेंट की तरफ हुआ तो मैंने छोटे गमले में, अच्छे गमलों में तुलसी के पौधे, और लोग शौक से अपने घर ले गए। ये दोनों इनिशिएटिव भी बहुत बेहतरीन है, चाहे आप किसी को बुक दीजिए या फिर हाँ, माँ तुलसी नहीं, दो, या हाँ, फिर कोई भी एलोवेरा पौधा, दो, कोई पौधा ऐसा कोई भी दीजिए जो पौधा लगा भी सकें और उससे एक नई परंपरा की शुरुआत, और उसके प्रति जागरूकता, ये एक तो प्रतीक बाकी होता है ना। बुके तो फेंक दिया जाता है। हाँ, वही कह रहे हैं, उसकी कोई उपयोगिता भी नहीं है। ऐसे कई ऐसे, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। एक बार कोई मंत्री पद की किसी ने शपथ ली थी, नाम अभी नहीं याद है, बता दे रहे हैं। जब उनको लोग बुके लेके पहुँच रहे थे तो उन्होंने मना किया कि हमको, हेमंत सोरेन, उन्होंने मना किया कि हमको कापियाँ किताबें ला के दी ताकि बच्चों को, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हुई। तो ये ऐसे जो प्रण होते हैं, ऐसे नए संकल्प होते हैं, ऐसे कर, हाँ, उसके अलावा भी अपना व्यक्तिगत प्रण रहता है। और जन्मदिन हो किसी का, कोई किसी के याद में, ऐसे पौधों, हाँ, एनिवर्सरी हो, शादी का, हाँ, तो एक एक पौधे अपना लगाइए और लोगों को जागरूक करिए। प्रयास देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन वास्तव में इनका बड़ा दूरगामी, बड़ा मजबूत प्रभाव पड़ता है। बाकी हम यदि बात करें पेरिस जलवायु समझौते में क्या हुआ, अमेरिका हट गया, WHO क्या कर रहा है, WTO क्या कर रहा है, ये सब बातें हमारे हक में, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में छोटे छोटे प्रयास हैं जिसको हम कर सकते हैं, बनस्पत की हम सरकारों को गाली। आज आसपास आपको हरियाली दिख रही होगी, ये छोटे प्रयास हमारी ऊपर के लोग हैं, जो हमारे बाप दादा जो लगा के गए, वही हम आज उसका भोग कर रहे हैं। हाँ, अब नई पीढ़ी आई, हम लोगों ने भी शुरुआत की है, 4-6 पेड़ हम लोगों ने भी लगाया, जो बड़े हो रहे हैं वो अगली पीढ़ी के लिए काम आएंगे। तो गांव में ये परंपराएं चली कि सर, अंत में मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को, यदि आप कोई संदेश देना चाहते हो, इस चैनल के माध्यम से कोई बात कहना चाहते हैं, तो आप संक्षिप्त। देखिए, पहले तो पर्यावरण की बात, रसल जी का भी पर्यावरण की तरफ रुझान रहता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं, मुझे पता है कि शहरों में जो लोग हैं वो ये कार्य नहीं कर सकते हैं कि अपने घरों में के आसपास पेड़ लगाएं, लेकिन गांव में लोग, जो गांव के लोग हैं, वो अपने आसपास पेड़ लगाएं, पर्यावरण संरक्षण करें। शहर के लोगों के लिए एक मेरी अपील है कि वो पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें ऐसे में, ताकि पर्यावरण को बचाने में अपना आपका छोटा सा भी योगदान हो तो आप उसको निभा सकें। धन्यवाद। ये रहा आज का कार्यक्रम दोस्तों। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और मेरी बातें समझ में आती हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। सर, आपको बहुत धन्यवाद।